जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सभी को हमारी तरफ से, हमारा मतलब मेजर जनरल कार्की और मैं कमांडर चक्रपाणी की तरफ से जय हिंद। आमतौर पे जियो पॉलिटिक्स के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे जो भी होता है वन डे मैच की तरह नहीं होता है, T20 की तरह नहीं होता है, टेस्ट मैच की तरह होता है। लेकिन अभी जो पिछले कुछ दिनों में हो रहा है, ये T20 मैच के बराबर चल रहा है। इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, मोदी जी की मुलाकात शी जिनपिंग के साथ हो रही है, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन कल एक बहुत यूनिक सी खबर आई और वो थी मोदी जी और जेलेंस्की की फोन पे बातचीत हुई। इसका ट्वीट जेलेंस्की ने भी किया, इसका ट्वीट मोदी जी ने भी किया। और ये बातचीत किन विषयों पे थी? ये बातचीत थी कि ट्रंप ने यूक्रेन के लिए जो करने की कोशिश की 2 हफ्ता पहले, उसमें कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ी। एक तरह से जेलेंस्की गुहार लगा रहे हैं मोदी जी को कि अब आप ही कुछ करिए। इसके साथ साथ अगर हम कोई भी बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, कम से कम पिछले 6 महीने में बिना ट्रंप के तो होती ही नहीं है। ट्रंप ने जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स में आग लगाई है, वो आग का जो हम नजारा देख रहे हैं, वो ना ही सिर्फ अमेरिका में, ना ही सिर्फ यूक्रेन में, ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि हो रहा है जापान में, रशिया में, चीन में। और इसी संदर्भ में हम बात करेंगे मेजर जनरल एएस कार्की के साथ। जनरल कार्की एक बहुत पुराने 30 साल से ज्यादा का उनका अनुभव है भारतीय सेना में, और जनरल कार्की और मैं बहुत पुराने मित्र भी हैं। जनरल कार्की से हम बात शुरू करते हैं। इससे पहले जरा सा मैं स्टेज सेट कर दूं कि बताऊं क्या हो रहा है आम तौर पे। देखिए, चीन के साथ तो हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है। दुश्मनी इसलिए कि भाई एक चीन है जिसके साथ हमने बहुत से युद्ध किए, लड़े हैं। यहाँ तक कि कार यहाँ तक कि सिंदूर में भी हम एक तरह से चीन से ही युद्ध कर रहे थे। तो चीन हमारा दोस्त तो है नहीं, हमारा दुश्मन है। लेकिन दूसरी ओर पे अगर हम देखें तो अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन दुश्मन भी नहीं है। तो हमको यह साफ दिखाई दे रहा है कि दो पहलू हैं, और दोनों पहलू एक से एक। अब देखिए कौन सा बेहतर होता है। उल्टे तौर पे अगर आप देख रहे हैं कि मोदी जी गए हैं जापान, जापान से पहुंचे अब और वो चीन पहुंचे हैं। जापान पहले क्यों गए? अब जापान और हिंदुस्तान के बीच में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज ये हैं कि हम दोनों एक तरह से काफी पुरानी सिविलाइजेशनल पावर्स हैं। हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, और जापान बुद्धिज्म को बहुत मानता है, और वो बुद्धिज्म हिंदुस्तान से ही गया था। हम दोनों के एक कॉमन एनिमी है, वो है चाइना। हमारे दोनों के बॉर्डर विवाद है चाइना के साथ। हमारा लैंड बॉर्डर और जापान का सी बॉर्डर, सेनकाकू आइलैंड्स हैं। हमारे दोनों के दोनों हम पीड़ित हैं ट्रंप के टैरिफ से। और जापान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, और वो इतने अच्छे रहे हैं कि एक मिसाल अगर आप दें दो देशों के रिश्तों की बिजनेस वर्ल्ड में, तो वो मिसाल बन जाती है मारुति, और या मारुति सुजुकी। शुरुआत जब हुई थी तो टेक्नोलॉजी हमें मिली थी, उससे हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया जहां तक कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का सवाल है। और हाल ही में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक ई व्हीकल्स के नाम पे भी मारुति की जो गाड़ियां हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान में विश्व नहीं बिकती, वो गाड़ियां वापस जापान में जाके बिकती। तो ये एक मिसाल है जिससे हम बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। उसके बावजूद हमारा जो ट्रेड है, व्यापार जो है, वो करीब 22 बिलियन का ही है, जिसमें 5 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं और 17 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं। ये दिखाता है कि कितनी और गुंजाइश है। इस विजिट में मोदी जी ने करीब करीब सभी से मुलाकात की। जापानीज प्राइम मिनिस्टर से की, उनसे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर से भी की, शिंजो एबे की जो विधवा हैं उनसे भी बात की। वहां पे 10 प्रीफेक्चर्स हैं, उनके हेड से भी बात की, बिजनेस कम्युनिटी से भी बात की। 5 लाख हिंदुस्तानियों को जापान रेडी स्किल्स तैयार करने की बात हो रही है। अगले 10 साल में 68 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। कब जनरल कार्की, आप ये सबको किस नजरिए से देखते हैं? आपके क्या विचार हैं, जरा बताइए हमें। नमस्कार कमांडर चक्रपाणी जी। बहुत खुशी हुई आपके साथ ये शो करने में।
और आशा करता हूँ आगे जाके हम लोग इसमें और बातचीत करते रहेंगे और एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। जहाँ तक इंडिया और जापान का सवाल है, इसको दोनों तरफ से बोला गया है, एक नेचुरल पार्टनर्स है, जिसका आपने उल्लेख किया है कि कारण क्या-क्या है कि इसमें मैं थोड़ा-सा इतिहास में जानना चाहूँगा क्योंकि जापान से मेरा भी खास रिश्ता रहा है। मैं 1 साल वहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट गया था उनके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ में। तो मैंने उनका नज़रिए से दुनिया को भी देखा है, जहाँ की वो दीवार में मैप लगता था, उसमें जापान बीच में होता था और पूरी दुनिया अगल-बगल। जैसे हम आजकल देखते हैं, अपना मैप देखते हैं तो हिंदुस्तान बीच में होता है और जापान ईस्ट में होता है। वहाँ पे जो जापान बीच में होता था, इंडिया थोड़ा वेस्ट को होता था और ईस्ट की तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका का अटलांटिक पैसिफिक होता था। तो ये उनका नज़रिए से देखें, पहली बात तो जो जापानीज़ है वो भी कोई आजकल की पावर नहीं है, ये इंपीरियल पावर होती थी। इन्होंने रशिया को भी हराया है, चाइना पे इनका ऑक्यूपेशन रहा है और चाइना और इनकी जो खटास है, वो तभी से है जब से इनका ऑक्यूपेशन चाइना में था। तब जो ये थे काफ़ी मैं अगर कहूँ तो क्रूर किस्म के इनके तौर तरीके होते थे और चाइना में जहाँ पे भी इनके खिलाफ अगर कुछ होता था जब ये ऑक्यूपायर थे, तो सीधे ये शहर का शहर उड़ा देते थे। एक खास जिसकी याद आती है वो है नैनकिंग मैसेकर, जहाँ पूरे 2 दिन में एक शहर को खत्म कर दिया था इन्होंने क्योंकि कुछ एक जापानी को चाइनीज रेजिस्टेंस ने फाइट किया था। ये बहुत पहले की बात है। लेकिन तब से चाइना जो है वो जापान का नाम सुनते ही उनको बहुत जैसे हमें जलियांवाला बाग याद आता है, वो उससे भी 10-15 गुना ज्यादा की बात थी। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और अमेरिका का प्रभुत्व आया, उसने जापान पे बम डाला, उसके बाद संधि की और संधि के बाद एकदम से क्योंकि तब तक रशिया और कम्युनिस्ट वर्ल्ड का थ्रेट आ गया था, एकदम से जापान को उसने अपने पल्ले में ले लिया और जापान का रिकंस्ट्रक्शन का जिम्मेदारी और उसकी डिफेंस की जिम्मेदारी अमेरिका ने अपने ऊपर ली थी, जिससे कि जो चाइनीज जापानीज इंडस्ट्री थी, उनकी यूनिवर्सिटी थी, वो तो उनके जो बिल्डिंग टूट गई, लेकिन जो उनके बुद्धिजीवी थे, जो उनके साइंटिस्ट थे, जो उनके R&D वाले थे, वो सब वैसे के वैसे ही थे। तब भी वो फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट, फ्रंटलाइन जीरो फाइटर्स अपने शिप्स बनाते थे, वो दोबारा से शुरू हो गए। तो जो हम कहते हैं ना खाक से जापान उठा है, एक्चुअली खाक से तो उनकी बिल्डिंग उठी है और वो भी 2 ही शहर थे, हिरोशिमा या नागासाकी। उनकी जो करेक्ट। अमेरिका ने जब उन पे एटम बम गिराया, इन 2 शहरों पे, तो तीसरा एक लिस्ट पे भी नाम था क्योतो। लेकिन क्योतो जो है उनकी कल्चरल कैपिटल है, जैसे हमारी काशी मान ले। उसको अमेरिकन ने बोला इस शहर को छोड़ देते हैं, इसलिए हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरे थे और वो ध्वस्त हो गई थी पूरी। लेकिन ये पूरा बाकी जो देश था, बॉम्बिंग्स हुई थी, लेकिन वो अपने पैर पे खड़ा हो गया क्योंकि देश के जो नागरिक है वो भी बहुत सशक्त और रीढ़ की हड्डी बहुत उनकी तगड़ी है। तो वहां तक उनकी बात हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया क्यों, ये भी मजे की बात है। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया क्योंकि अमेरिका ने उसका तेल काट दिया था, इसलिए पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था। ये एक दूसरी कहानी है। अभी बिल्कुल। आज की तारीख ये में आमतौर पे जापान लोग की नहीं जानते मैक्सिमम, हैं कि तेल काटा गया था। हाँ, और उसके अलावा हिंदुस्तान से क्यों उनकी इतनी ज्यादा सहानुभूति है। ठीक है, बुद्धिज्म गया, लेकिन वहां पे आपको हर मंदिर दूसरे मंदिर में गणेश की मूर्ति मिलती है और हमारी अलग अलग भगवानों की मूर्तियां वहां पे मिलती हैं। दूसरा, हम हमें जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसके सुभाष चंद्र बोस कमांडर थे। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो 2 एक्सेस पावर्स थी वो उसमें जर्मनी और जापान, ये दोनों एलाइज थे और बाकी वेस्टर्न नेशंस अलग से थे। तो सुभाष चंद्र बोस शुरू में गए जर्मनी में, जर्मनी में वहां पे रहे काफी दिनों तक, लेकिन उनको वहां के लोगों का रुख ठीक नहीं लगा, उनको समझ नहीं थी और कुछ उनको ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं था। इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं जापान जाता हूँ। तो उनको साउथ अफ्रीका तक ले गए जर्मनी, और साउथ अफ्रीका पे एक जापान ने अपनी पनडुब्बी सबमरीन भेजी उनको लाने के लिए। और उसमें लिखते हैं सुभाष चंद्र बोस कि जब मैं उस सबमरीन में गया, इतने साल में यूरोपियन का सूखा खाना और मीट और ये खा रहा था, वहां जाते ही मेरे लिए सबसे पहले करी और राइस सर्व किया गया, जिसमें कि इंडियन करी बना के उन्होंने दी थी। कहते ये उनकी जो समझ थी और जो सहानुभूति थी वो थी। और आज की तारीख में भी हर शुक्रवार को जापान की नेवी के शिप्स में जो लंच का मेन्यू होता है वो राइस करी होता है। लेकिन
हिंदुस्तान की दोस्ती इसलिए नहीं है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस थे। एक जज थे इंडिया के बहुत बड़े उस समय के, रविंद्रनाथ पाल, जो बिल्कुल, मैं या मेरे को भी बिल्कुल। इनका नाम नहीं पता था, लेकिन वहां पे इनको पूछते हैं। ये कौन थे? जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वॉर ट्राइब्यूनल बने थे, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स पे थे जर्मनी में, जिसमें नाजीज को ट्रायल्स पे लगा के उनको डेथ सेंटेंस दी गई थी, वैसे ही जापान में भी जो इनके फौजी अफसर थे और पॉलिटिशियन से बड़े थे, उनको टोक्यो ट्रायल्स पे थे। टोक्यो ट्रायल्स की जो ज्यूरी थी उसमें इंडिया से रविंद्रनाथ पाल को नियुक्त किया गया था। तो उसमें करीब 200-300 सीनियर ऑफिसर्स और उनके वो थे। तो उनकी हर एक की जब आती थी तो जो ये ट्राइब्यूनल तो बैठा था, नंबर 1 को लाइए, चले इसने ये करा, डेथ सेंटेंस, ये इसको फांसी, इसको शूटिंग। रविन्द्रनाथ पाल ने बोला कि नहीं, मैं इनकी हिस्ट्री देखना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि जब मैंने इन्होंने जो किया है और जो यूरोपियन अमेरिकन पावर्स ने जो लड़ाई में किया है, लड़ाई के समय दोनों समय के कमांडर्स ने सख्त डिसीजन लिए हैं और उनके डिसीजन से कई बार सिविलियंस दोनों तरफ मारे गए हैं। टोक्यो बॉम्बिंग में इतने सिविलियन भी, जब टोक्यो के ऊपर बमबारी होती थी, मरते थे। और वैसे ही इन्होंने भी अपने देश के लिए लड़ते हुए मारे। तो उन्होंने हर एक डेथ सेंटेंस पे अपना लंबा सा डिसेंट लिख के उसको पब्लिक किया था। और इस कारण से आज की तारीख में जो जापान, जो आज का जापान मानता है, और इनकी जो मूर्ति है क्योतो में भी, एक मंदिर में भी है, और जो जापान के राजा का जो वॉर मेमोरियल है, जहाँ पे जो राजा के लिए लड़ते हुए लोग मरते हैं, वहां पे इनकी मूर्ति है, यसुकुनी जिंजा। और जब भी वहां पे शिंजो एबे ने शुरू किया था, वहां जाके फूल चढ़ाते थे। उस दिन जापान की जो, चाइना में जो जापान की इंडस्ट्री और फैक्ट्री थी, चाइनीज उस पर पत्थर मारते थे। तो इनका जो राष्ट्रीय दिवस होता है जापान का, वो चाइना के अंदर पत्थर मारने वाला दिवस होता है, जापान की फैक्ट्रियों पे। तो ये एक कारण ये भी है कि जापान क्यों इंडिया पे ज्यादा रिलाय करता है, कि अब इंडिया टेक्नोलॉजिकली आ गया है, हो सकता है मैं चाइना से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और शिफ्ट कर सकता हूँ, ये कारण भी है। बिल्कुल। तो होते होते आज की तारीख में जो आपने बताया कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तो जापान के साथ ट्रेड डेफिसिट है, वो उनके कारण नहीं है, वो हमारी अभी क्षमता नहीं थी उतना एब्जॉर्ब करने की। क्योंकि जब मैं वहां पे था तो खासकर हमको ले जाया जाता था इनके जो डिफेंस के जो कार्यक्रम है, उसमें इनके सर्विलेंस एयरक्राफ्ट बन रहे थे, फाइटर एयरक्राफ्ट बन रहे थे। उनका बड़ा विचित्र सा इनका डिफेंस का, ये हर चीज में सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। इन्होंने यूएसए से कुछ F-16 फाइटर लिए, उनको अपना उन्होंने X-2 बना दिया, और उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी डाली कि अमेरिकन जो थे वो उनसे वो टेक्नोलॉजी मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आपने हमसे एक साइन कराया है कि हम डिफेंस के कोई भी चीज किसी फॉरेन कंट्री के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये इनका एक क्लॉज है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की, हम डिफेंस का कोई सामान बाहर नहीं देंगे, ना ही अपनी सेना बाहर भेजेंगे। तो इस क्लॉज के अंदर हम अमेरिका आपको आपका अपग्रेडेड F-16 X-2 जो है उसकी टेक्नोलॉजी नहीं बताएंगे। तो ये वहां तक था। उसके अलावा इनके हर एक जो जो आप जो भी आप कारों के नाम सुनते हैं, मित्सुबिशी हो गया, निसान हो गया, जो भी होगा, इनके इन पे एक CSR जैसा कानून है, या इन पे एक ऑब्लिगेशन है कि इनका एक डिफेंस विंग भी होता है। तो वही हम गए थे मित्सुबिशी में X-2 फाइटर देखने के लिए, कहाँ बन रहा था। बाहर आके वहां पे मित्सुबिशी कार वाले अपना सेल्समैन लगा के हमको अपनी कार बेचने के लिए लगा रखी थी। तो इनकी हर इंडस्ट्री का ये है। उससे प्रॉब्लम क्या है कि इनको एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, सिर्फ अपनी नीड के लिए है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं होने की वजह से बहुत महंगा पड़ता है डिफेंस प्रोडक्शन जापान को, जापान की आर्मी को, JSDF जिसको बोलते हैं लोग। तो इसलिए तब भी ये चाहते थे कि इंडिया थोड़ा सा हमसे इम्पोर्ट ले ले। तो अगर ये 10 टैंक बना रहे हैं, इंडिया जब आ जाता है वो 1000 टैंक हो जाता है, तो उनकी कॉस्ट पर यूनिट डाउन हो जाती है और फायदा हो जाता है। तो ये चले जा रहा है। दूसरा, पहले भी जो फॉरेन असिस्टेंस है, फॉरेन एड एंड असिस्टेंस जो इनका है जापान का फॉर अदर कंट्रीज, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया ही रहा है इतने सालों से। आपकी चाहे बिल्कुल। इंडिया की मेट्रो, दिल्ली मेट्रो से आप देख लो, कितने भी आप प्रोजेक्ट देख लो, सब जगह इनका है। और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम है, पॉइंट परसेंट पे इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये पॉइंट वन सिर्फ इंडिया परसेंट में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जीरो करते पॉइंट हैं। वन और परसेंट चार्ज करते हैं, और वो भी 30 साल में और रिपेमेंट होता है। होता है, और उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल या कोई शर्तें, या जापान जैसे लगा, सॉरी, चाइना जैसे लगाता है, अमेरिका शर्तें लगाता है IMF की, कोई शर्तें नहीं होती है।
आपकी वायबिलिटी है, आपके उसके लिए आप जैसे वर्ल्ड बैंक देता है वैसे ये भी आपको लोन देते रहते हैं और इंडिया इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आज तक रहा है। तो ये एक नेचुरल चीज थी कि हमारा प्रोग्रेशन हो। और क्यों चाइना जाने से पहले जापान का क्या था, देखिए एससीओ का टाइमिंग तो सेट था कि वही है, लेकिन चाइना जाने से पहले जापान जाके मोदी ये भी दिखाना चाहते थे कि हमारी दोस्ती जो है वो बनी हुई है और तगड़ी होगी। और खासकर अभी ट्रम्प के मिजाज को देखते हुए वो एक नॉन नेटो जो वेस्टर्न कंट्री के साथ खड़े हुए हैं जापान आज तक, उनको भी जो तंग किया है, इतना तंग किया कि उनकी डेलीगेशन, ट्रेड डेलीगेशन जो यूएसए में बात कर रही थी मोदी के जाने के एक दिन पहले, वो आधे रास्ते पे अमेरिका की बातचीत छोड़ के वापस टोक्यो आ गए थे बिकॉज ऑफ द ह्यूमिलिएशन दैट वाज, जो बेइज्जती या जो रुख अमेरिका का था छोड़ के वापस आए थे। बड़ा बड़ा संकेत है अमेरिका को कि आप दुनिया को तंग कर रहे हो, सब जगह ये कर रहे हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमारे पास और पार्टनर्स भी हैं। वही इंडिया ने अमेरिका और चाइना दोनों को ये मैसेज दिया। तो ये आज की तारीख में ये है, फ्यूचर का आपने बताया गया था। देखिए जनरल कार्की, यहां पे मुझे 3 ट्रायंगल्स दिखते हैं, त्रिकोण दिखते हैं। एक त्रिकोण है चाइना, जापान और चीन का, सॉरी, चाइना, जापान और रशिया का। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। जैसे आपने बिल्कुल साफ बताया था, जापान ने चीन पे भी आक्रमण किया था, कब्जा किया था, वैसे ही रशिया पे भी किया था। और अभी भी ये जो है सस्पिशन बना है, और ये ज्यादा गहरा हो रहा है क्योंकि रशिया और चाइना एक दूसरे के साथ नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं और अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। चाहे भले ही ये ना फ्रेंडशिप ऑफ कन्वीनियंस है, क्योंकि अभी फिलहाल रशिया को जरूरत है चीन की, तो इसलिए वो दोस्ती है, तो शायद ये है। दूसरा एक त्रिकोण बनता है, वो है, आप देखिए, रशिया, सॉरी, चाइना, जापान और कोरिया। इसमें नॉर्थ कोरिया एक जोकर के रूप में दिखाई देता है, कभी भी कुछ भी कर देगा। नॉर्थ कोरिया है वैसे चीन उसको शह देता है, आजकल रशिया भी देने लगा है, और वो मिसाइल दागता है, चाहे वो जापान की तरफ हो या साउथ कोरिया की तरफ हो, दोनों को थ्रेटन करता है। ये भी एक एडवर्सरियल, मतलब लड़ाई के एक त्रिकोण है। तीसरा त्रिकोण दिखाई देता है जापान, ताइवान और फिलीपींस। ये तीनों जरा से एक तरह से कोऑपरेटिव त्रिकोण दिखता है, क्योंकि जापान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप ताइवान पे कुछ करेंगे तो ये हमारे ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो आइलैंड्स हैं वो तकरीबन तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर है ताइवान से। जो फर्स्ट आइलैंड चेन है, जिसको एक तरह से माना जाता है कि चीन को रोकता है पैसिफिक ओशन में आने से, उसमें ताइवान भी आता है, जापान भी आता है, फिलीपींस भी आता है। और फिलीपींस के साथ उसके उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, यहां तक कि जापान ने अपने पुराने वॉरशिप्स, युद्धपोत फिलीपींस को ट्रांसफर किए हैं। यहां पे देखिए हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी भूमिका आ जाती है, क्योंकि फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस दिए हैं, आगे चल के आकाश शायद देंगे, और भी ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज की बात चल रही है। फिलीपींस ने कहा, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि उन्होंने जब कहा था कि विश्व में एक ही ऐसी नेवी है जो हमारे साथ, है ना, ये बायलैटरल एक्सरसाइजेस कर रही है साउथ चाइना सी में, यहां तक कि अमेरिका भी नहीं करता, ये सिर्फ इंडियन नेवी ने ये किया है। हमारे रिश्ते जो हैं ताइवान के साथ अच्छे हैं, सिर्फ ट्रेड वाइज अच्छे हैं, लेकिन ट्रेड का टीएसएमसी आप देखिए हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर लगा रहा है। जापान के साथ तो हमारे रिश्ते हैं ही। अभी हाल ही में आया था कि जापान ने कहा है कि हमारे जो लेगेसी सेमीकंडक्टर प्लांट्स है वो हम आपके पास शिफ्ट कर देंगे। हमारे लिए लेगेसी प्लांट आएंगे, कोई नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि ये जो वो चिप्स बनाते हैं जो मास रिक्वायरमेंट है, टेलीविजन में, म्यूजिक सिस्टम में, आपके ओवंस में, आयरन में, जहां जहां आपको बेसिक चाहिए वो सब यहाँ लग रहे हैं। तो ये तो मास प्रोड्यूस, हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा था, इकोनॉमी ऑफ स्केल। लेकिन मोदी जी का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग ये था, उन्होंने 2 बातें कही। एक, रूल बेस्ड ऑर्डर, खास करके ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि वो नहीं चाहते कि
जो सेंकाकू आइलैंड्स हैं या बाकी जो भी आइलैंड टेरिटरीज हैं, वहां पे जबरदस्ती या यूज ऑफ फोर्स से कोई भी परिवर्तन आए, इस तरह से वो जापान के तरफ के साइड ले रहे हैं चाइना और जापान के बीच के डिस्प्यूट की। इसको अगर आप बीच में रखते हैं, इसको ध्यान में रखते हैं, अब मोदी जी पहुंचे चीन। चीन के साथ तो हमारे पुराने संबंध है, संबंध मतलब पुरानी दुश्मनी है। लोग कहते हैं सिविलाइजेशनल कनेक्ट, लेकिन मुझे तो कभी ये सिविलाइजेशनल कनेक्ट दिखा नहीं। मेरे हिसाब से चीन अपने आप अपनी एक सिविलाइजेशन चल रही थी और हिंदुस्तान की अपनी सिविलाइजेशन चल रही थी। बीच में था तिब्बत। तिब्बत के थ्रू कभी कभी ह्यूनसांग या एक आध और जो भी ट्रैवलर्स आए वो आए, कुछ लेके गए, कुछ हिंदू कुछ बुद्धिज्म वहां गया। लेकिन आज चीन तो ये क्लेम करता है कि बुद्धिज्म तो चीनी है। कपिल वस्तु में वो इतने जरा पैसे डाल रहे हैं कि वो दिखा सके कि ये चाइनीज इन्वेंशन है, चाइनीज को कंट्रीब्यूशन है विश्व के लिए। युद्ध अगर हमने लड़े हैं तो या तो चीन के साथ है या वो पाकिस्तान के साथ है। जैसा आपको याद होगा कि लास्ट युद्ध जो हमने चीन के साथ लड़ा था वो बहुत पहले नहीं था, वो सिंदूर वाला युद्ध था, जिसमें हम पाकिस्तान के साथ लड़ रहे थे लेकिन साथ साथ चीन लड़ रहा था पाकिस्तान के साथ। गलवान तो किसी ने भूला नहीं, इससे पहले भी युद्ध हो चुके हैं। जो सस्पेशन है, जो विश्वास बिल्कुल जीरो के बराबर है हिंदुस्तान और चीन में। ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में, चीन भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता। इसके बावजूद चीन अब बिछा जा रहा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए। हिंदी चीनी भाई भाई कह रहा है कि बाय बाय कर रहा है, ये पता नहीं। लेकिन वो दूसरी तरफ से उन्होंने देखिए वांगी के आने से पहले, वांगी के आने से पहले क्या हुआ था, माइक्रो ये सेमीकंडक्टर ये मैग्नेट्स को उन्होंने क्लियर कर दिया, मैग्नेट्स आने लगे, रेयर अर्थ आने लगे, उन्होंने फर्टिलाइजर क्लियर कर दिया और उन्होंने टनल बोरिंग मशीन्स को आने दिया। एक तरह से दर्शा रहे हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। जी जिनपिंग ने हमारे प्रेसिडेंट को भी चिट्ठी लिखी, उसमें भी इसी का इजहार किया। आप इस सब को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तत्कालीन से हम पीछे की तरफ को जाते हैं तो आज की तारीख में चाइना जो है वो जीपिंग के अंडर है। और जीपिंग का जो एक जैसे ट्रम्प की एक साइकोलॉजिकल मेकअप है, इसका भी एक साइकोलॉजिकल मेकअप है। ये मेगालोमेनिया की तरफ है कि मैं हूं तो सब कुछ है, मैं ही करूंगा। इसीलिए चीन के अंदर भी, सीसीपी में देखे, जहां भी देखे, बहुत तगड़ा पावर स्ट्रगल अभी चल रहा है। जो कि हु जिनताओ को जिस तरह से उन्होंने वो प्लेनरी मीटिंग से उठा के गाइडलाइन बाहर किया था। भिजवा दिया था, और वही हु जिनताओ वापस आ रहे हैं और इनके जो पर काट रहे हैं। तो पॉलिटिकली जो देखा जाए, अभी चाइना की पॉलिसीज जो है वो होस्टेज हैं जीपिंग की साइकोलॉजी और उसकी सर्वाइवल के लिए। और अभी अगर उन्होंने इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया है वो अपने सर्वाइवल के लिए। अगर अप्रैल में जो चिट्ठी लिखी गई थी हमारे राष्ट्रपति को उनके कि अब हम हाथ बढ़ाए, वो टाइम था जब टैरिफ्स की बात चल रही थी और चाइना और अमेरिका की थोड़ी बहुत ठनक शुरू हो गई थी। इंडिया तब तक बीच में नहीं था, तो तब से उन्होंने हाथ बढ़ाना शुरू किया। ये तो हो गई आज की बात। लेकिन अगर हम पुराना जाए सिविलाइजेशनल में, मेरा थोड़ा सा इसमें अगर देखो तो एक और नजरिया है कि अभी वही बात है कि वहां पे मेरे साथ एक चाइनीज सीनियर कर्नल जो ब्रिगेडियर होता है, वो हमारे साथ ही कोर्स कर रहे थे। तो हिंदी चीनी भाई भाई जैसा हो गया था, एक ही हॉस्टल में रहते थे। तो उनका जो सोचने का तरीका ये था कि हिंदुस्तान और चीन, हम सब एशिया की पुरानी सिविलाइजेशन है और ये दुनिया की बड़ी 5 सिविलाइजेशंस में एक है, जिसमें कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया, पर्शियन, ये मिला के। और ये सिल्क रूट जो पुराना था उसमें जो ट्रेडिंग होती थी इंडिया और सिंकिया के बीच में, क्योंकि अब इंडिया जो था आज के अफगानिस्तान तक का था। अगर हम अब आज के हिंदुस्तान को मत सोचिए जो पाकिस्तान, हम अफगानिस्तान, ईरान तक हमारा इन्फ्लुएंस था। तो उस चक्कर में हमारा इनका आदान प्रदान होता था और इसलिए वो सिविलाइजेशनल सोच रहे थे। उन दिनों में बता रहा हूँ 2007-8 की बात है, सीपेक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन वो तब भी बात करते थे हमसे, बातचीत में वैसे होता था कि हम क्यों समुद्र से ट्रेड करने जाते हैं यूरोप और वेस्ट एशिया की तरफ को। हम एक लैंड रूट जाएंगे और हमारी ट्रेनें एम्स्टर्डम तक जाएंगी। और उसमें क्या था वो जो चाइनीज सीनियर कर्नल था
एक जाएगा नॉर्थ ऑफ हिमालयाज और एक यूनान से जाएगा साउथ ऑफ हिमालयाज। अगर साउथ ऑफ हिमालय से अगर कोई सेंट्रल एशिया और यूरोप को जा रहा तो कहाँ से जाएगा? गंगा के साथ साथ जाएगा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो उनको बिल्कुल। ये उनका सीपेक का एक रूट ये भी था, जो कि इंडिया ने तो बिल्कुल उन्होंने ऑफर किया, हमने मना कर दिया। तो उनकी जो सोच आज भी है, जो उनकी चलती आ रही है इंस्टीट्यूशनल चाइना की, देखिए चाइना जो सिविलाइजेशनल कंट्री था वो उस दिन खत्म हो गया जिस दिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने टेक ओवर करके और केएमटी को भेज दिया था ताइवान। तब से उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन को बैन करना, बच्चों की बर्थ को बैन करना, एक काफी स्टेट कंट्रोल्ड दिस थिंग जिसमें कम्युनिस्ट थॉट प्रोसेस डाली थी कि रिलीजन नहीं होना चाहिए, कल्चर नहीं होना चाहिए। फैमिली यूनिट में अगर बच्चा, अगर माँ बाप कोई एंटी कम्युनिस्ट है और बच्चे को बोला गया था स्कूल में आप हेडमास्टर को बताइए कि मेरे माँ बाप एंटी कम्युनिस्ट है, उसको पकड़ ले जाते थे। तो वो कल्चर, वो ट्रेडिशन और वो सिविलाइजेशन जो है वो वहीं पे धरी रह गई। आज की तारीख में वो जो है सर्वाइवल के लिए अपना काम करते हैं और उनका इतना ज्यादा, पर उनको ये पढ़ाया जाता है कि हम एक बहुत बड़ी ताकत थे और हमारी जमीनें जिन लोगों ने ली थी, जैसे हमारा कहता है अरुणाचल वगैरह, वो हमको हिस्टोरिकली वापस लेनी है। ये माइंडसेट जैसे आप सोच सकते थे मदरसे में पढ़ाया जाता है, वैसे ही उनके स्कूलों में पढ़ाया जाता है और ये माइंडसेट लेके वो आते हैं। लेकिन जो उनकी नॉर्मल पब्लिक है, जो सिविलियंस है, उनको इतना ज्यादा हिंदुस्तान से दुश्मनी नहीं है जितनी हमारी है। 62 की लड़ाई वो एक उनको ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। 62 की लड़ाई उनके लिए कुछ ऐसा खास था नहीं। तो जितना हम चाइना को दुश्मन मानते हैं, चाइना की आम पब्लिक हिंदुस्तान को उतना बड़ा दुश्मन नहीं देखती है। चाहे जो अभी नेट में आ रहे हैं नेटिजन्स वगैरह, उसमें काफी तू तू मैं हमारे और उनके यंगस्टर्स में होती रहती है, वो इस जनरेशन की बात है। तो जनरल अभी करके जो एक चीज और है यहाँ पे, जनरल करके एक छोटा सा आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, छोटी सी बात और है। अगर आप वर्तमान की तरफ देखते हैं तो चीन की हालत जो है वर्तमान में उतनी नहीं है जितना वो दर्शाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो अभी एससीओ समिट के दौरान वो अपना एआई दिखा रहे हैं, रोबोटिक्स दिखा रहे हैं, बाकी कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। उनके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट नहीं है, वो एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। ट्रंप के टैरिफ ने अगर कहीं पे असर किया है तो सबसे ज्यादा चीन पे किया है, क्योंकि चीन की वजह, चीन अब एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा है। और ना ही सिर्फ अमेरिका को, उसने यूरोप से भी अपने रिश्ते खराब कर रखे हैं, हिंदुस्तान से तो खराब है ही। आप दूसरा देखिए, जो मिलिट्री है वो सबसे वीकेस्ट सिचुएशन में है आज। 200 से ज्यादा जनरल्स वहां पे बर्खास्त कर दिए गए हैं, या जो वो कहते हैं पर्ज किए हैं, लेकिन क्या पता कितने जिंदा हैं कितने नहीं है। उनके, आपने बिल्कुल सही कहा, हु जंटाओ को निकाल के दिया गया था, लेकिन उनकी जगह जो वापस उन्होंने अपनी जगह फिर से बना ली है। और शी जिनपिंग के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास ना करें। उनकी सीएमसी में 2 पोजीशंस खाली पड़ी हैं। जो मिलिट्री को देखते हैं उन्होंने कह दिया कि हम आपकी बात मानते ही नहीं है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। कल परसों की बात है, मतलब पिछले हफ्ते की बात है, जबकि उन्होंने अपने वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को बर्खास्त कर दिया। तो देखिए जो सिचुएशन चीन की है, इस सिचुएशन में हिंदुस्तान को वर्तमान में कितना हम विश्वास कर सकते हैं चीन के ऊपर। अभी जैसे बोलते हैं जो कजान के बाद, अच्छा इसमें मोदी और जिनपिंग के भी जो डायनामिक्स है वो ऐसा है। जब मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सबसे पहले मेजर फॉरेन पावर अगर कोई विजिट पे इनवाइट किया गया था वो जिनपिंग को इनवाइट किया गया था। तो करेक्ट। मोदी ने उनकी अपना बहुत काफी कुछ, दोस्ताना फोटोग्राफ्स हैं उनके, है ना, साबरमती आश्रम में चरखा चलाने की हैं, महाबलीपुरम में युवराज हैं, वो ने है ना, वुहान गए थे, वो सब तो है। लेकिन एक छोटा सा डाइवर्शन एक लेता हूं कार्की जी। आप देखिए, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी शी जिनपिंग के बारे में और उनकी तुलना की थी एक तरह से ट्रंप के साथ। एक और यूनिक तुलना होने लगी है आजकल। ये तो हम जानते हैं कि शी जिनपिंग कई बार गायब हो जाते हैं और फिर वापस आते हैं, कहते हैं उनको, है ना, दिमागी में एक नस में कोई है ना फट सकती है, कोई और मेडिकल समस्या है। यही मेडिकल समस्याओं की बात अमेरिका में होने लगी है सडनली ट्रंप की वजह से। ट्रंप को दिखाया है कि लड़के सीधे चल नहीं पा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं,
उनके हाथों में कोई निशान दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग खबर तो ये थी कि जब वैंस ने कहा कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो मैं लीडरशिप लेने के लिए तैयार हूं, मैंने 200 दिन उनके साथ काम किया है, तो मेरी ट्रेनिंग हो गई है। आप इसके ऊपर जरा सा रोशनी डालिए। जी, ये तो जहां तक ट्रम्प का है, ये तो काफी मीडिया में आ चुका है कि कोई कहता है अर्ली स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया है, कोई कोई और बीमारी का नाम लेता है, लेकिन सर्टेनली कहते हैं कि वो जब चलते हैं तो अभी पहले सीढ़ियों पे हाथ छोड़ के चलते थे, अब या वो रेलिंग कभी पकड़ लेते हैं, कभी सहारा ले लेते हैं, तो बैलेंस का भी कुछ प्रॉब्लम है। और मेंटली जो है वो कहते हैं उनका अटेंशन स्पैन जो है वो वैसे पहले भी ज्यादा नहीं था, लेकिन अब और भी कम हो गया है। तो ऐसे में जो उनके डिसीजंस हैं, अगर आप अभी भी देखिए जो ये ऑयल पे इंडिया पे जो डिसीजन लिए हैं उन्होंने टैरिफ वाले, ये उन्होंने ईगो और इमोशन का एक बड़ा कॉकटेल बना के लिए गए हैं। ये क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। अब उनकी टीम एक कहानी बना रही है जिसमें कि इंडियाज वॉर, मोदीज वॉर। मोदी ने कब से बोल दिया था और जयशंकर साहब ने भी बोला था कि अगर आप यूरोप और अमेरिका में लड़ाई चल रही है, हमसे क्यों पूछते हो? ये पहले से हम बोलते आ रहे हैं। वो किसकी लड़ाई किसने शुरू की, आप देखो। The problem with the West is they said that Europe's war is the war of the world, but any war in the world is not Europe's problem. तो ये अगर बिल्कुल रवैये को देखें, और तो ये इंडिया ने पहले बताया था कि आप यूक्रेन में आपने अमेरिका ने आपने एक वो चेंज कराई है। यूक्रेन की भी तो कहानी बड़ी जोरदार है। गोर्बाचोव को 99 बोला था कि भैया ईस्ट वेस्ट जर्मनी मिलने दो, हम पूरा यकीन दिलाते हैं कि सारे आपके ईस्टर्न वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज बफर रहेंगे और नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा। और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे करके क्लिंटन जब आए थे, न्यू कंजर्वेटिव्स, इन्होंने सबसे पहले कन्वर्जन नाटो को बढ़ाना शुरू किया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, उसके बाद 7 और कंट्रीज को करा। उसके बाद वहां पे अपनी आईसीबीएम मिसाइल डाली, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी को रद्द किया। हर हर कन्वर्टेड नेटो कंट्री में अपनी मिसाइलें लाते गए और रशियन लीडर्स बोलते गए। पुतिन ने 2018 में प्लान भी दिया था कि भैया नाटो को मत लाओ, यूएस के साथ गारंटी कर लेते, खत्म करते हैं, पर नहीं। उन्होंने वहां पे जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, जो प्रो रशियन या न्यूट्रल था, उसको हटा के इन्होंने करा दिया, जेलेंस्की को लगा के। लुकाशेंको को निकाल हाँ, दिया था। तो देखिए, ये इसमें अलग एक से बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपने जो कहा तेल के बारे में, और ट्रम्प के जो चेले हैं वो यही तो कह रहे हैं कि ये ऑयल की वजह से नेटो ये वॉर जीत नहीं सकता और रशिया को हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक खबर आई है कि 15.7%, 15.7% तेल, डीजल हिंदुस्तान ने यूक्रेन को बेचा है। और पिछले महीने, जुलाई के महीने के अंदर, हम सबसे बड़े यूक्रेन को सप्लायर हैं डीजल के। मतलब यह है कि क्या यूक्रेन अपने ही खिलाफ रशिया को फंड कर रहा है, अगर हम ट्रंप की दलील मान ले? क्या लगता है आपको? ये तो विरोधाभास जो है, ये तो पहले दिन से ही था कि पहले भैया यूएसए ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि आप रशिया से तेल खरीदो, ये प्राइस कैप है, नहीं तो दुनिया के जो ऑयल अगर सिर्फ वेस्ट एशिया पे डिपेंड करेगा तो $200 पे चला जाएगा बैरल। इसलिए इंडिया हैज टू कीप बाइंग रशियन ऑयल और उसको रिफाइन करके, वो रशियन ऑयल की रिफाइनिंग कैपेसिटी और किसी के पास है भी नहीं। हर किस्म के क्रूड का एक अलग रिफाइनरी का एडजस्टमेंट होता है, जो अपने जामनगर रिफाइनरी वगैरह में वो है। तो सिर्फ हमारे पास एक कैपेबिलिटी है और हम दुनिया के पूरे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि पिछला एडमिनिस्ट्रेशन समझता था और सपोर्ट करता था। लेकिन ये जो अब अंधाधुंध आ गए हैं, अपने गोल्फ कोर्स के जितने भी साथी थे उनको उन्होंने एडवाइजर बना दिया है, तो उनको वैसी ही एडवाइस मिल रही है। जो उनकी बात नहीं मानता है और थोड़ा सा दूसरी एडवाइस देता है, उसको वो निकाल देते हैं। अभी वो फेडरल उनकी जो थी कुक, उनको बोलता आपको हम निकाल देंगे। अच्छा, मजे की बात ये भी है कि अभी अगर आप देखें, जो जेलेंस्की ने फोन कॉल किया है, वो इंडिया के सिर पे फिर मर रहा है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप ट्रम्प पुतिन को बताइएगा और चाइना को बताइएगा कि ये
सप्लाई बंद करें और लड़ाई को बंद करें जल्दी, नहीं तो आपके तेल जो है उसी की वजह से ये लड़ता जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली आपको ये बता रहे थे। इसके साथ एक और अगर आप देखें, अभी लेटेस्ट आप देख रहे हैं कि एक तरफ आसिम मुनीर ने बहुत पहले बोला था कि मैं जामनगर की रिफाइनरी हमारा अनिल अंबानी ये मुकेश अंबानी का नाम लेके हिंट किया था कि ऑयल रिफाइनरी जामनगर की जो है वो एक वायबल टारगेट है। दूसरा, आजकल की तारीख में जो सबसे ज्यादा अटैक ज़ेलेंस्की कर रहा है, किस पे कर रहा है? रशियन ऑयल रिफाइनरीज पे कर रहा है। तीसरी नायरा तरफ के से वो रिफाइनरी इंडिया के से, ऊपर है। हाँ, उन पे कर रहा है। तीसरा, वो इंडिया से अगर सप्लाई खरीदारी कम होती है तो ऑयल, तो ये ऑयल प्रेशर जो है वो रशिया पे लगाना चाहता है कि ऑयल का रेवेन्यू ना आए, उसके लिए इंडिया को रिस्पॉन्सिबल कर रखा है। और ये जो मैवरिक थॉट्स हैं जो आसिम मुनीर के, वो अगर जामनगर रिफाइनरी पे हमारा अटैक होता है तो दुनिया भर के जो ऑयल सप्लाई जो है, नॉट ऑयल सप्लाई बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फ्यूल, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये एक बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव है या एक इरेशनल, बहुत ही इरेशनल मूव है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी हमें रखनी चाहिए। जो ये कहते हैं लड़ाई होगी, इस अगली लड़ाई में इनकी थ्रेशोल्ड क्या होगी और इनके टारगेट्स क्या होंगे, ये हमको एज इंडिया देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक इसी वक्त एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आया है कि मोदी जी की जो मीटिंग थी शी जिनपिंग के साथ वो खत्म हो गई है, और एक स्टेटमेंट आया है जिसमें, जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, हमने बात और हमारे विचार भी थे कि ये एक अच्छी फोटो ऑप होगी, उसी तरह से एक गोल मटोल स्टेटमेंट आया है ये कहते हुए कि एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड बिटवीन अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स रिगार्डिंग बॉर्डर मैनेजमेंट। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। डायरेक्ट फ्लाइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और शुरू हो जाएंगी। और हम 2.8 बिलियन, मतलब हिंदुस्तान और चीन के जो पूरी पॉपुलेशन है उस सबको ऐसे काम करेंगे जिससे इन सबका उद्धार होता रहे, इनकी वेलफेयर अच्छे होती रहे। ये एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है। एक तरह से कुछ हद तक अगर आप कहें तो शांति दिखाने की कोशिश की जा रही है। कार्की जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपके साथ, जनरल कार्की और मैं कमांडर चक्रपाणी दोनों साथ होंगे, और हम विश्लेषण करेंगे हकीकत में एससीओ में क्या हुआ। क्या शी जिनपिंग और मोदी जी के साथ 2 मीटिंग्स में कोई ठोस नतीजे निकले? क्या मोदी जी और पुतिन के बीच में जो बातें हुई हैं उसमें ज़ेलेंस्की के बारे में कोई बात हुई, या यूक्रेन के बारे में कोई भी बात हुई? अगर हुई तो क्या हुई? क्या यह संभव है कि ये युद्ध जो है यूक्रेन का, अगर मोदी जी ही रुकवा देते हैं ज़ेलेंस्की और पुतिन से मुलाकात के साथ, तो ट्रंप के जो सपने हैं नोबेल प्राइज के, वो क्या हवा हवाई हो जाएंगे? अगर वो हवा हवाई होते हैं तो ट्रंप का इसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या होगी? ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। जनरल कार्की, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।